नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार थम चुका है और इस चरण में 11 जिलों में 58 सीटों के लिए मतदान होगा। इस बीच भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों ने ही अपने अपने मैनिफेस्टो लॉन्च कर दिए हैं। बीजेपी ने चुनावी मैनिफेस्टो को लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 का नाम दिया है, तो समाजवादी पार्टी ने मैनिफेस्टो का नाम समाजवादी वचन पत्र दिया है। दोनों ही पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र में वादों की लंबी फेहरिस्त दी है। बीजेपी ने जहां तकरीबन 130 वादे किए हैं, तो सपा ने 22 के लिए 22 संकल्प जारी किए हैं। किसानों, महिलाओं और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर बीजेपी और सपा दोनों के ही घोषणा पत्रों में कई ऐसे वादे हैं जो एक समान नजर आते हैं। बीजेपी ने आलू, टमाटर और प्याज जैसी सभी फसलों पर न्यूनतम मूल्य देने का वादा किया है और इसके लिए 1000 करोड़ की लागत से भामाशाह भाव स्थिरता कोष बनाया जाएगा। इसके साथ ही गन्ना किसानों को 14 दिन के भीतर भुगतान करने का वादा किया है। तो समाजवादी पार्टी ने भी सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का वादा किया है। गन्ना किसानों को 15 दिन के अंदर भुगतान करने की बात कही है। बीजेपी ने कहा कि 3 नई महिला बटालियन की नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा, 3000 पिंक पुलिस स्थापित किए जाएंगी। तो समाजवादी पार्टी ने कहा कि पुलिस में महिलाओं की भर्ती की जाएगी ताकि महिलाओं की स्वतंत्र वुमेन पुलिस यूनिट स्थापित की जाएगी। बीजेपी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के सभी लाभार्थियों को साल में 2 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने का वादा किया। तो उधर समाजवादी पार्टी ने भी गरीबी रेखा से नीचे आने वाले सभी परिवारों को हर साल मुफ्त में 2 एलपीजी सिलेंडर देने का वादा किया है। बीजेपी ने लोक सेवा आयोग समेत सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं की संख्या दोगुनी करने की बात कही है। तो समाजवादी पार्टी महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण दिए जाने का वादा किया है, जो कि पुलिस समेत सभी सरकारी नौकरियों में लागू होगी। तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही दलों ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और जिस तरीके से किसानों, महिलाओं और युवाओं को तरजीह दी गई है, दोनों पार्टियों ने अपने अपने मैनिफेस्टो में अपने अपने वायदे किए हैं। रोजगार देने का वायदा किया गया है, किसानों के लिए फ्री में बिजली देने की बात कही गई है सिंचाई के लिए, और इसके साथ ही साथ जो गरीब परिवार हैं उनको साल में 2 गैस सिलेंडर देने की बात कही गई है। तो दोनों पार्टियों ने अपने अपने घोषणा पत्र जारी किए हैं और इन घोषणा पत्र के सहारे ही अब यूपी की नैया पार लगाने की जुगत में ये दोनों दल लगातार लगे हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने जहां अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र नाम दिया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने वचन पत्र नाम दिया है अपने घोषणा पत्र को। किसानों को फ्री में बिजली देने की बात कही गई है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग 10 फरवरी को होगी और उसके ठीक 2 दिन पहले बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र, तो सपा ने वचन पत्र नाम दिया है। बीजेपी ने जहां तकरीबन 130 वादे किए हैं, तो सपा ने 22 के लिए 22 संकल्प जारी किए हैं। किसानों, महिलाओं और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर बीजेपी और सपा दोनों के ही घोषणा पत्रों में कई ऐसे वादे हैं जो एक समान नजर आए हैं। अगर किसानों का जिक्र करें, जो कि एक समान नजर आते हैं, देखिए किसानों के मुद्दे को लेकर के बीजेपी ने भी वादे किए हैं। समाजवादी पार्टी ने, बीजेपी ने कहा है कि आलू, टमाटर और प्याज जैसी सभी फसलों पर न्यूनतम मूल्य देने का वादा किया है और इसके लिए 1000 करोड़ की लागत से भामाशाह भाव स्थिरता कोष बनाया जाएगा। साथ ही गन्ना किसानों को 14 दिन के भीतर भुगतान करने का वादा किया है बीजेपी ने, जबकि समाजवादी पार्टी ने किसानों के लिए फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का वादा किया है। गन्ना किसानों को 15 दिन के अंदर भुगतान करने की बात कही है। बीजेपी ने 14 दिन के अंदर बात कही है और समाजवादी पार्टी ने 15 दिन के अंदर वादा किया है।
बिजली का अगर जिक्र करें तो बीजेपी ने अगले 5 साल में सभी किसानों को सिंचाई के लिए फ्री बिजली 5,000 करोड़ की लागत से मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू होगी, जिससे किसानों को ट्यूबवेल बोरवेल का निर्माण करने के लिए पैसा दिया जाएगा। बीजेपी 4,000 नए किसान सहयोग समूह यानी एफपीओ स्थापित करने को कहा है। उधर समाजवादी पार्टी ने सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने का वायदा किया है और इसके साथ ही सपा ने हर जिले में 20 यानी पूरे राज्य में करीब 1,500 एफपीओ बनाने की बात कही है। और महिलाओं को अगर जिक्र करें तो महिलाओं को लेकर के भी वायदे किए गए हैं। महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर समाजवादी और बीजेपी के जो वायदे हैं उनमें भी समानता नजर आती है। बीजेपी ने 3 महिला बटालियन के नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा ऐसा कहा है और 3,000 पिंक पुलिस स्थापित करने की भी बात कही है, जबकि समाजवादी पार्टी ने कहा है कि पुलिस में महिलाओं की भर्ती की जाएगी ताकि महिलाओं की स्वतंत्र वुमेन पुलिस यूनिट स्थापित की जा सके। गैस सिलेंडर का भी वायदा किया है इन दोनों पार्टियों ने। बीजेपी ने कहा है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के सभी लाभार्थियों को साल में 2 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर दिए जाएंगे। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि गरीबी रेखा से नीचे आने वाले सभी परिवारों को हर साल मुफ्त में 2 एलपीजी सिलेंडर दिए जाएंगे। युवाओं को लेकर के भी बात की गई है, क्योंकि इस दौर में खासतौर पर बेरोजगारी को लेकर के आवाज लगातार विपक्ष के द्वारा उठती रही है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने नौकरियों को लेकर के भी बात की है। कहा है कि लोक सेवा आयोग समेत सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं की संख्या दोगुनी की जाएगी, जबकि समाजवादी पार्टी ने कहा है कि महिलाओं की सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण दिया जाएगा। पेंशन का वादा किया है। बीजेपी ने कहा है कि विधवा और निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन बढ़ाकर 1,500 रुपए प्रति माह की जाएगी। समाजवादी पार्टी ने भी वायदा किया है। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि बुजुर्ग महिला और बीपीएल परिवार की महिलाओं को हर साल 18,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। यानी बीजेपी ने कहा है कि विधवा और निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन बढ़ाकर 1,500 रुपए प्रति माह की जाएगी। तो बीजेपी ने 18,000 रुपए प्रतिवर्ष देने की बात कही है। स्वास्थ्य व्यवस्था भी अपने आप में एक अहम मुद्दा रखता है, जिसको लेकर के बीजेपी ने जोर दिया है। अत्याधुनिक लाइफ सपोर्ट सुविधा से लैस एम्बुलेंस की संख्या दोगुनी की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने यह बात कही है, जबकि समाजवादी पार्टी ने कहा है कि 108, 102 एम्बुलेंस नेटवर्क को उन्नत लाइफ सपोर्ट सिस्टम के साथ पुनर्जीवित किया जाएगा। मेडिकल स्टाफ की भर्ती के लिए भी वायदे किए गए हैं दोनों दलों द्वारा। 6,000 डॉक्टर और 10,000 पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती भारतीय जनता पार्टी ने करने का वादा किया है, जबकि समाजवादी पार्टी ने पब्लिक हेल्थ सिस्टम में काम कर रहे पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ को दोगुना करने का वादा किया है। और इसके साथ ही आपको बताएं कि युवाओं से जुड़े मुद्दों पर भी समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के वायदों में समानता नजर आई है। वो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से कहा कि स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 2 करोड़ टैबलेट या स्मार्टफोन बांटे जाएंगे, तो समाजवादी पार्टी ने कहा है कि 12वीं क्लास पास करने वाले सभी विद्यार्थियों को लैपटॉप दिए जाएंगे। जबकि खेल सुविधा का भी वायदा किया गया है। बीजेपी ने कहा है कि हर ग्राम पंचायत में जिम और खेल मैदान बनाए जाएंगे, हर खिलाड़ी को वित्तीय सहायता दी जाएगी। तो समाजवादी पार्टी ने कहा कि सभी जिलों में खेल सुविधा और कोचिंग सेंटर खोले जाएंगे। खिलाड़ियों के लिए सीएम स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप शुरू की जाएगी। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था हमेशा से एक अहम मुद्दा रहा है। सरकार किसी की भी हो, कानून व्यवस्था को लेकर के तमाम सारे सवाल हमेशा उठते रहे हैं, वो चाहे समाजवादी सरकार रही हो या वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो। तो ऐसे में कानून व्यवस्था को लेकर के भी बड़े बड़े वायदे किए गए हैं। बीजेपी ने कहा है कि प्रदेश के सभी पुलिस थानों में साइबर हेल्प डेस्क बनाई जाएगी। तो समाजवादी पार्टी ने कहा है कि साइबर क्राइम को काबू करने के लिए सभी जिलों में साइबर यूनिट बनेगी। और इसके साथ ही गांव गरीब शहर में जुड़े मुद्दों पर सपा और बीजेपी के वायदों में समानता दिखी है।
तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं। हिमांशु दीक्षित जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर्वेश्वर पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दीपांशु दीक्षित जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र का नाम दिया है और 130 मुद्दे लगभग ऐसे हैं जिनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने वायदा किया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए ये सारे काम पॉइंट्स वार किए जाएंगे, नंबर वाइज किए जाएंगे। ऐसा आपको इन 130 बिंदुओं में कौन सबसे ज़्यादा अहम बिंदु लगते हैं कि जो कि होने वाले चुनाव में जो मतदान शुरू होने वाले हैं उनमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी के लिए वो जीवनदायिनी साबित हो सकते हैं? एक बार फिर से नाम देश बंधु दीक्षित। ठीक है, आपका नाम ठीक करवा रहे हैं, आपका नाम गलत चल रहा है। दीपांशु दीक्षित की नाम सही करिए। देश बंधु दीक्षित जी है इनका नाम, करवा रहे हैं। दीपांशु जी करवा रहे हैं आपका। जी आप बोलिए। देश बंधु दीक्षित। और आप अपना प्रश्न एक बार पुनः। दीपांशु जी आपका नाम सही करवा रहे हैं, देश बंधु दीक्षित जी करवा रहे हैं। ठीक है, मेरा सवाल ये है कि जो आपने संकल्प पत्र में जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं, 100 से ज्यादा बिंदु रखे हैं, उनमें आपको वो कौन से अहम बिंदु लगते हैं, कुछ अहम बिंदु जो कि आने वाले चुनाव में आपके लिए जीवनदायिनी साबित हो सकते हैं, जनता का मन आपकी तरफ डाइवर्ट हो सकता है और आपको वो मतदान करेंगे? कुछ ऐसे बिंदु। देखिए, कल हमारे माननीय मंत्री जी ने लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया और मैं आपको बताना चाहूंगा 2017 से 2022 में भी जो हमारा संकल्प पत्र जारी, उसके लगभग सभी वादे हमने अक्षरशः पूरे किए और अभी भी जो हमारा संकल्प पत्र आया है उसके भी सारे वादे अक्षरशः पूरे होंगे और प्रदेश हमारी उन्नति की ओर जो और तेजी से विकास का रथ आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, संकल्प पत्र। और रही बात आपने कहा मुख्य बिंदु, तो सबसे पहला मुख्य बिंदु कानून व्यवस्था है। इसके प्रति हमारे श्रद्धेय मुख्यमंत्री ने जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। उसके बाद नारी सुरक्षा हो, किसानों के हित की बात हो, रोजगार हो, ये हमारे प्रमुख मुद्दे हैं और हमारा प्रदेश जो है अब अर्थव्यवस्था में नंबर 1 लाने की ओर अग्रसर है और निस्संदेह हम देखिएगा आगामी विगत 5 वर्षों में अर्थव्यवस्था में भी नंबर 1 हो जाएंगे और बाकी जो भी वादे हमने किए हैं उनके अक्षरशः पालन होगा। इससे पहले भी 2017 से 2022 के बीच लगभग 2012 हमारे पुराने संकल्प पत्र में हमने 2012 संकल्प लिए थे और लगभग 90% से ज्यादा 100% वादे हमने पूर्ण करके जनता के सामने फिर से आए हैं और 2022 में जो कल गृह मंत्री ने कहे वो भी सारे जो संकल्प पत्र के वादे हैं वो अक्षरशः पूर्ण होंगे। ठीक है, सर्वेश्वर पाठक जी, दोनों दलों ने, शायद समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी, दोनों ने नाम बदल दिए हैं। है घोषणा पत्र ही दोनों लोगों का, संकल्प पत्र इधर कर दिया गया, उधर वचन पत्र कर दिया गया। क्या लगता है कि वास्तव में जो लोक लुभावने वायदे किए जाते हैं पार्टियों के द्वारा, ये सत्ता में काबिज होने के बाद उन वायदों को पूरा करते हैं? और अगर पूरा करते हैं, जहां कमियां रह जाती हैं, तो आखिर क्या वजह है कि ये केवल अपने पाले में वोट बैंक को घसीटने के लिए ऐसे लोक लुभावन वादे किए जाते हैं? हेलो सर्वेश्वर जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? वीडियो आ रही है? जी जी, मिल पा रही है जी। योगेश जी, देखिए, जैसा कि आपने बोला कि नाम चेंज कर दिया, तो बीजेपी ने अपना जो लिखा है लोक कल्याण संकल्प पत्र, उन्होंने लोक कल्याण से जुड़े सारे मुद्दे का नाम दिया है और उन्होंने एक नारा भी दिया नया, भाजपा ने कर दिखाया और भाजपा भी करके दिखाई। देखिए, चुनाव आते हैं तो जो भी पार्टी होती है, चाहे सत्ताधारी पार्टी हो और विपक्षी पार्टी हो, सब लोक लुभावने जो वादे होते हैं वो लेके आते हैं। लेकिन अगर कंपेयर किया जाए तो बीजेपी ने जो भी, अगर पुराने 2017 में 200 वादे किए थे तो उसमें से कितने पूरे हुए? उसमें से मान लीजिए अगर 20 से 25, 30, 40% भी अगर उन्होंने वादे पूरे किए हैं तो
और अभी हम जो सपा ने अपना 22 में 22 संकल्प पत्र या घोषणा पत्र जो भी कह लीजिए, जो उन्होंने वचन पत्र जारी किया है, तो उन दोनों में अगर कंपैरिजन करेंगे तो समानतः कुछ कुछ मुद्दों पे सभी एक ही है। अगर वो पेंशन की बात कर रहे हैं सपा 18,000, तो बीजेपी पर महीने 15,000 ले दे के बात वही बराबर हो जाती है। दूसरी बात जो है, जो बीजेपी में मुझे अच्छी लगी है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में इन्होंने जो एमबीबीएस डॉक्टर का जो पोस्ट है राज्य में 4200, उसको उन्होंने वचनबद्ध करके कहा है कि मैं इसे 8400 कर दूंगा। और हमने अपने सभी ने देखा है कि कोरोना जैसी महामारी में अगर स्वास्थ्य व्यवस्था राज्य की दुरुस्त रहती तो उतनी बड़ी समस्या नहीं होती। तो ऐसे तो जो पहले फेज और दूसरे फेज में जो व्यवस्था थी स्वास्थ्य की स्टेट में, उसमें मूलभूत परिवर्तन तो हुआ है, लेकिन इसमें अभी बहुत सुधार करने की जरूरत है। रही बात की सपा भी लेके आ रही है, वो कह रही है कि हम पैरामेडिकल और मेडिकल स्टाफ की संख्या दोगुनी करेंगे, लेकिन उन्होंने कोई नंबर नहीं दिया है कि इतने डॉक्टर्स थे तो इतने कर देंगे ये, और फिर उसके बाद नए कितने भर्ती करेंगे। आपकी पूरी बात लेंगे, लेकिन वक्त चला फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ दोनों मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। सीधे सर्वेश्वर पाठक जी के पास चलेंगे। सर्वेश्वर जी, आपने अपनी बात पूरी करिए। लोक विभाग ने वादे तो दोनों पार्टियों ने किया है, लेकिन अगर कंपैरिजन करके देखा जाए तो पिछली बार जो पार्टी 12 से 17 में सत्ता में थी, उसने अपने कार्यकाल में क्या क्या वादे पूरे किए, और उसके बाद जो बीजेपी आई 17 से 22, तो उसने क्या वादे पूरे किए। तो जो बीजेपी ने लिखा है, अपना नया नारा दिया है कि भाजपा ने कर दिखाया, भाजपा भी करके दिखाएगी, तो मुझे उसमें कहीं ना कहीं दम लगता है। भले दोनों के घोषणा पत्र में समान बातें बहुत सारे मुद्दे पे है, चाहे आप किसान की बात हो, अगर बीजेपी 14 दिनों में गन्ना का भुगतान करने की बात कह रही है, और अगर कंपनियां गन्ना मिल पैसा नहीं देगी तो विथ इंटरेस्ट कह रही है, तो समाजवादी पार्टी 15 दिन में कर रही है। अब ये बात है कि अगर चुनाव जीत के कोई एक पार्टी आती है तो वो इस पे कितनी खरी उतरती है। देश की जनता को अभी ये तय करना होगा कि अगर पुराने समय से 12 से 17 का देखना चाहिए कार्यकाल, और 17 से 22 का, और फिर कल जो 58 कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव है, अच्छे तरीके से मतलब सोच समझ के अपना मतदान करना चाहिए। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही एक निकल करके आ रही है कि लोगों को सोच समझ के तो मतदान करना चाहिए। ये बात मैं सभी राजनीतिक दलों के लिए कह रहा हूँ कि दरअसल घोषणा पत्र में जिस तरीके से बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी जाती हैं, सत्ता पर काबिज होने के बाद उन घोषणाओं को पूरा नहीं किया जाता है। तो ऐसे में क्या ये नहीं लगता है कि इन्हें इस घोषणा पत्र को कानूनी मान्यता देनी चाहिए? देखिए, इसके लिए एक पार्टी जिम्मेवार नहीं है। अभी देखिए, जो फ्रीबीज का दौर चला, एक पार्टी आई दिल्ली में, वो जहां जाती है चुनाव लड़ने, वो वहां पे कहती है मैं ये फ्री कर दूंगा, मैं वो फ्री कर दूंगा। आप साउथ की पार्टियों में देखिए, पहले डीएमके आता था तो टीवी बांटता था, तो ये जयललिता जी की पार्टी एआईएडीएमके आती थी तो वो कुछ और बांटता था। तो ये भारतीय राजनीति में इतिहास रहा है, लेकिन अब जनता भी समझ चुकी है। अब जैसे दिल्ली में जो इतना कोहराम मचा, जो दिल्ली की जनता वो बिजली पानी की सुविधा के लिए वो उन्होंने वोट दिया अरविंद केजरीवाल को, लेकिन कोरोना जैसी महामारी में जो भी माइग्रेंट लोग थे और जिनका वहां वोट बैंक भी था, उनको कैसे बाहर दिल्ली से निकाल दिया गया। दूसरी बात है कि जो भी पार्टियां आती हैं, सभी पार्टियों को एक कंसेंसस करना पड़ेगा। जैसे अगर कंपैरिजन देखिए तो 2017 में बीजेपी 200 वो वादे किए थे, तो इसमें 130 वादे हैं। अब अखिलेश यादव जी 22 वादे कर रहे हैं और 22 लाख लोगों को नौकरी देंगे। अब नौकरी किस सेक्टर में कैसे देंगे, अगर उनका इतिहास देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो अपने किसी भी घोषणा पत्र के मतलब 10% बात को भी सही साबित करेंगे। रही बात बीजेपी के लिए,
तो बीजेपी के लिए ये भी बहुत मतलब मुश्किल टेढ़ी खीर होगी कि आखिर जो उन्होंने जनता से वादे किए हैं उनको अगर वापस सत्ता में आना है तो मतलब उस वादे को अगर आ गए सत्ता में तो वो पूरा करके दिखाना होगा, क्योंकि 24 का फिर चुनाव होगा अगले 2 साल बाद। तो जनता देखेगी कि आखिर इन 2 साल में इन्होंने जो वादे किए वो पूरा कितना कर पाई और उस राह में अग्रसर है या नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात देशबंधु जी यहाँ पर ये भी निकल करके आ रही है कि हिंदुत्व को लेकर के भी इस चुनावी घोषणा पत्र में आपने अहम घोषणा की है कि अयोध्या में रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। तो ऐसे में जो आपका कार्ड हमेशा से रहा है सॉफ्ट हिंदुत्व कॉर्नर, वो इस बार भी आप लेकर के चल रहे हैं। क्या लगता है कि इसका कितना बेनिफिट मिलेगा आपको? नहीं, देखिए, जो आपने कहा रामायण विश्वविद्यालय की जो कल्पना है या जो हमारे संकल्प पत्र में वादा किया गया है वह एक बहुत ही गृह मंत्री का अक्षरशः पालन होगा। और रही बात राम मंदिर और राम मंदिर के निर्माण से जुड़ी आस्था जो है, ये हमारा बीजेपी का शुरू से एजेंडा रहा था। विपक्षी पार्टियों का आपने देखा होगा, इन्होंने हमेशा पूछा और भ्रामक बातें फैलाई कि राम मंदिर बनाएंगे और डेट नहीं बताएंगे। और आज देखिए, हमने उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता का सम्मान करते हुए राम मंदिर का निर्माण न चालू कराया। चाहे जम्मू कश्मीर में आपने देखा विवादास्पद 370 धारा को 55 वर्षों तक इन्होंने लटका रखा। मुस्लिम महिलाओं का देखिए 3 तलाक का मुद्दा हो, सभी जितने भी संवेदनशील मुद्दे या जैसे भी मुद्दे हुए हमने उसका निराकरण किया और जनता जनार्दन के बीच विकास की जो हरियाली है उसको ले गए हो। चाहे उज्ज्वला योजना द्वारा गैस दिया हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना द्वारा 42 लाख लोगों को आवास प्रदान करने की योजना हो। देखिए, हम सतत विकास की बात करते हैं और 2014 में हमने जो कार्य किए उसका प्रतिफल हो, चाहे जीएसटी हो केंद्र सरकार की योजनाओं की। 2017 में जनता जनार्दन ने हमें आशीर्वाद दिया और फिर 2019 में भी हमारे जनता जनार्दन ने किए गए कार्यों पे मुहर लगाई। और इनकी सरकारों, देखिए, जो आप ही हमारे सर्वेश्वर जी ने भी कहा, पहली बैठक में हमारे 36 लाख किसानों का 30,000 करोड़ का भुगतान हुआ। और इस बार भी हमने कहा कि जो भुगतान नहीं हुआ है वो ब्याज सहित चीनी मिल के मालिक देंगे। इनकी सरकारों ने क्या किया? इनकी दोनों की सरकारों में, हुआ बबुआ की सरकारों में लगभग सारी चीनी मिलें बंद कर दी गई। रही स्वास्थ्य की बात, स्वास्थ्य में भी आपने देखा वैश्विक महामारी में भी हमारा एक कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर लोगों की जीवन की रक्षा और उसके रोजगार की व्यवस्था के लिए हमारी डबल इंजन की सरकार, दोनों लोगों ने अथक प्रयास किया। ये लोग बंद कमरों में खाली ट्विटर खेलते रहे। और आप देखिएगा जो भी घोषणाएं हुई हैं, 212 घोषणाएं मैंने कहा था 2017 से 22 के चुनाव में हमने 5 साल में की और लगभग हमने कहा 100% पूर्ण की। और 2022 से 2027 इन 5 वर्षों में भी गृह मंत्री ने जो संकल्प पत्र में 130 संकल्प लिए हैं वो अक्षरशः पूरे होंगे और विकास की जो गाड़ी है वो तेज गति से दौड़ जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और है, सबसे बड़ी बात देशबंधु दीक्षित जी, कि पिछली बार अगर आपकी घोषणा पत्र का जिक्र किया जाए तो कवर पेज पर जो है तमाम सारे नेताओं के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, राजनाथ सिंह जी की, कलराज मिश्रा जी की, उमा भारती जी की, केशव प्रसाद मौर्य जी की तस्वीरें थी। लेकिन इस बार केवल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। बैक कवर का अगर जिक्र किया जाए तो उसमें भी तमाम सारे नेताओं के पिछले बार फोटोज थी, नहीं थी। पिछले बार दीनदयाल उपाध्याय जी की ही केवल एक फ़ोटो थे। लेकिन इस बार अगर बैक पृष्ठ पर देखा जाए तो वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा और इसके साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी को स्थान मिला है। तो क्या जिस तरीके से अभी दीनदयाल उपाध्याय जी को लेकर के आप हमेशा से चुनावों में भी उनका जिक्र करते रहे हैं, उनके मुद्दों को उठाते रहे, उनके आदर्शों पर चलने की बात करते रहे, इस बार कहीं उनकी तस्वीर नज़र नहीं आ रही है। कहीं जिस तरीके से आप पर आरोप पहले भी लगते रहे हैं कि अटल जी को साइडलाइन कर दिया और ये कर दिया, नाम का उनका प्रयोग कर लिया, तमाम सारी चीज़ें, तो क्या वास्तव में एक बार फिर से वही चीज़ सामने आ रही है?
नहीं, देखिए फोटो डिजाइन जो है एक तकनीकी पहलू है, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। और हमारे जो टेक्निकल टीम ने बनाया है, हमारा कोई ऊंच नीच का भाव नहीं है कि इनका फोटो ऊपर हो गया या इसका फोटो नीचे हो गया तो किसी के मान सम्मान में। हमारा शीर्ष नेतृत्व है और सब लोग मिलजुल कर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और हम लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर विश्वास करते हैं। किसी की फोटो ऊपर हो गई, किसी की फोटो पीछे के पृष्ठ पर छप गई, इन सब छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं रखना चाहिए। लोक कल्याण जो हमारे संकल्प पत्र का नाम है, हम लोक कल्याण की भावनाओं के साथ, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ेंगे। और फोटो जैसी छोटी बातों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये विरोधियों के द्वारा कुछ नहीं मिलता है तो आए बगाहे कुछ न कुछ आरोप लगाते हैं। सर्वेश्वर जी, वही सवाल आपसे है कि अयोध्या में जिस तरीके से राम मंदिर निर्माण को लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार मुखर रही है और हमेशा से चुनावी वायदे भी करती रही कि अगर सरकार बनेगी तो राम मंदिर का निर्माण होगा, जो कि वायदा भी अब पूरा हो गया है। ऐसे में एक बार फिर से अयोध्या को लेकर के ही भारतीय जनता पार्टी ने दांव चला है और रामायण विश्वविद्यालय बनाने की बात कही है कि अगर सत्ता में आती है भारतीय जनता पार्टी तो रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाए। तो क्या वास्तव में अयोध्या एक बार फिर से वरदान साबित होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए? देखिए, अगर रामायण विश्वविद्यालय, रामायण और महाभारत और गीता हमारे ऐसे ग्रंथ हैं जिसपे शोध करने की जरूरत है। आज की जो हमारी पीढ़ी है, युवा पीढ़ी, उसमें से बहुत चीजें सीख सकती है। गीता में देखिए, वो पूरा मैनेजमेंट पे आधारित है। बड़े बड़े मैनेजमेंट गुरु जो गीता पढ़ के अपने लेक्चर में उसके जो भी ये है वर्सेस हैं और उसके इम्पोर्टेंस को बताते हैं। तो मेरे को ये नहीं लगता कि अगर रामायण यूनिवर्सिटी की स्थापना की जा रही है तो उसको एक कम्युनल रंग दिया जाए। अब हमारे देश में पहले से तो अगर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी थी तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, दिल्ली में जामिया है। तो ऐसे हम रंग नहीं दे सकते। रामायण यूनिवर्सिटी में क्या जरूरत नहीं है कि एक मुस्लिम भी आके शोध करे और जो रामायण की अच्छी बातें हैं। सर्वेश्वर जी यहाँ आपको रोकेंगे, सर्वेश्वर जी यहाँ आपको रोकेंगे। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और सीधे चलेंगे सर्वेश्वर पाठक जी के पास। सर्वेश्वर जी, आप अपनी बात पूरी करिए। वही कह रहा था कि रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना होने से यह प्रदेश के लिए और पूरे देश के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है। और जो रामायण है वो जनमानस तक और सरल भाषा में और सरल शब्दों में पहुंचाने के लिए यह एक बहुत बड़ा कदम है। इसे किसी भी वो कम्युनल एंगल या धार्मिक एंगल से नहीं देखना चाहिए। रामायण, महाभारत और गीता जो है शोध का विषय रहा है और उससे शोध होने चाहिए। जो अभी की जनरेशन है, अगर आप उनसे हमारे जो संस्कृति है उसके बारे में आप पूछ लीजिए तो ठीक से बता भी नहीं पाते हैं। तो इसमें कमी का हमारी शिक्षा व्यवस्था में है। तो यह जो रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना होगी और मेरे को लगता है बीजेपी को अगले 2 से 3 सालों में इसको क्रियान्वयन करके इसको ऑपरेटिव बना देना चाहिए इस विश्वविद्यालय को, जिससे कि लोगों में जल्दी से जल्दी जो स्टूडेंट है उससे शोध कर सके और जनता के बीच में जो रामायण की महत्वपूर्ण बातें हैं वो आ सके। तो इससे बीजेपी को फायदा अगर देखा जाए तो ऐसा कोई खास फायदा नहीं है, क्योंकि बीजेपी का शुरू से जो जैसे काशी विश्वनाथ का जो टेम्पल है, वहाँ पे जो मस्जिद है, मथुरा का जो है, उसके बाद अयोध्या वाला था, ये शुरू से उनके मैनिफेस्टो में रहा है। और वो कोई सॉफ्ट एंगल लेके नहीं चलती है, वो हार्डकोर एंगल लेके चली है और चलती रहेगी। सॉफ्ट एंगल तो कोई दूसरी पार्टी लेती है। आप देखिए, इससे पहले सभी को ही अगर जय श्री राम बोला जाता था बंगाल चुनाव में तो यही यूपी बिहार के लोगों को गुंडे बताती थी ममता बनर्जी। और आज वो अखिलेश यादव के साथ मंच साधा करके सबसे पहले क्या कर रही है कि माइनॉरिटी के जो हमारे भाई बहन है वो अखिलेश यादव को वोट दो। तो ये मुद्दा कौन बना देता है?
हिंदू बनाम मुस्लिम या हिंदू बनाम दलित और अपर कास्ट, यह पॉलिटिकल पार्टी ही बनाती है। और जितने भी क्षेत्रीय पार्टी आई है उनका यही समीकरण रहा है। बीजेपी सबको लेके चली है शुरू से, उनमें उनसे आरोप लगता रहा है कि ये मतलब बड़ी जात की पार्टी है, लेकिन ऐसा नहीं। बीजेपी जब भी जीती है यूपी में, उनमें हर एक हिंदू के हर एक वर्ग, हर एक कास्ट का समावेशी रहा है, उनको समर्थन मिला है। लेकिन बाकी की पार्टियों का देखें, मायावती जी आई तो पहले उन्होंने दलित को साझा, फिर मुस्लिम साझा, अब सभी के सब ब्राह्मण को हाथों में उठा लिए हैं। उसी तरह दूसरी पार्टी के लिए ओबीसी है, ये है, वो है। ये जो मुद्दा होता है ये पॉलिटिकल पार्टी द्वारा लाया जाता है। और जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी है उनका अस्तित्व ही इसी बात पे है कि हिंदू को डिवाइड कर दो, मुस्लिम को मिलाओ और राज करो। तो रामायण यूनिवर्सिटी बनाने से, और साथ ही साथ केवल रामायण यूनिवर्सिटी नहीं बन रही है, सांस्कृतिक केंद्र भी खोले जा रहे हैं, जिसमें सूरदास जी का हो गया, ब्रज भाषा विकास का वहाँ मथुरा में किया जाएगा। उसी तरह आपका अंबेडकर जी के भी सांस्कृतिक भवन बनाया जाएगा, जो कि संस्कृति को समझने के लिए राज्य में होना चाहिए। और ये सब जो सेंटर है, इससे टूरिज्म में बढ़ावा मिलेगा और उससे सीधा असर प्रदेश की इकोनॉमी में से भी आएगा और देश की इकोनॉमी में भी आएगा। सर्वेश्वर पाठक जी, दरअसल जिस तरीके से अगर बीजेपी का जिक्र करें तो हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को लेकर के भी बीजेपी की केमिस्ट्री अक्सर देखने को मिली है। इस बार भी बीजेपी ने साफ तौर पर कहा है कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो लव जिहाद करने वालों को 10 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना दिया जाएगा। ये अपने आप में कड़ा कदम उठाया भी गया था पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, योगी आदित्यनाथ की सरकार में, जिसके बाद तमाम अन्य राज्यों ने भी इसे कॉपी किया था और अपने राज्यों में भी लागू करने की एक बात कही थी। तो जिस तरीके से ये एक बार फिर से इसको और कड़ा करने की बात कही जा रही है, क्या लगता है कि इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा यूपी में? देखिए, ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का फर्स्ट लेवल का चुनाव है, ऐसे लव या जिहाद का जो मामला है पूरे भारत वर्ष में व्याप्त है। लव जिहाद क्यों गड़बड़ है, उसमें क्या किया जाता है? मुस्लिम लड़कों द्वारा अपनी आइडेंटिटी को छुपा के हिंदू लड़कियों को प्यार के जाल में फंसा के फिर उससे शादी और फिर बाद में उसके साथ प्रताड़ना किया जाता है, उसे हलाला करने पे भी मजबूर किया जाता है। और बहुत सारी ऐसी हिंदू लड़की हुई है जो लव जिहाद का शिकार होकर बाद में उसकी मृत्यु मिली है। लाश कहीं पे सूटकेस में मिला है तो कहीं पे मार के फेंक दिया गया है। ये आप अगर अंतर जातीय विवाह हो, चाहे हिंदू मुस्लिम में शादी हो, उसके अगेंस्ट कोई नहीं है, लेकिन आप झूठी बातें, मतलब अपनी आइडेंटिटी छुपाते हो। आप हाथ में कलावा बांध लोगे, आजकल तो इतना चलन हो गया है लव जिहाद करने वालों का, वो टीका चंदन भी लगाते हैं, मंदिर भी लड़की के साथ घूमने जाते हैं, और लेकिन तब तक अपनी आइडेंटिटी नहीं बताते। तो ये जो क्रूर मानसिकता है, इसको सचमुच दबाने की जरूरत है और इसके लिए एक कठोर कानून लाने की जरूरत है। जैसे कि क्रिश्चियनिटी जो है, आप देखिए कैसे पांव पसार रहा है पूरे ट्राइबल बेल्ट और साउथ इंडिया में। उन्होंने मतलब गरीब से गरीब उन लोगों का फायदा उठा के उनका धर्म परिवर्तन करा रही है। और ये लव जिहाद जो है, ये क्रूर मानसिकता का सोचा समझा एक साजिश है। तो इसको दबाने के लिए प्रदेश की सरकार ने अगर 10 साल की सजा और 1 साल का जुर्माना और ये जो किया है, ये बहुत इससे मतलब कठोर से कठोर नियम बनाने चाहिए, लेकिन नियम बनाने से नहीं हो जाएगा, उसका क्रियान्वयन भी होना चाहिए। जो हमारे कोर्ट्स हैं, अगर मान लीजिए सरकार ने नियम बनाए, उसमें इतने लूप होल्स आ जाते हैं कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते वो अपराधी बरी हो जाता है। देखिए रेप केस का कितना बड़ा कानून बना, लेकिन आपने देखा कि देश का निर्भया जैसे और भी केस हुए, लेकिन निर्भया केस लाइमलाइट में रहा। वो अपराधी जो जेल में थे, हमारी कानून व्यवस्था के लूप होल्स को उठा के वो किस तरीके से बचते रहे। तो इस चीजों पे भी ध्यान देने की जरूरत है। जो कानून निर्माता है तथा जो विधि के विशेषज्ञ है तथा कोर्ट को भी, सुप्रीम कोर्ट को भी इस मामले को संज्ञान में लेना होगा कि लव जिहाद जो है भारतवर्ष के लिए एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। बिल्कुल ठीक है बात आपने कही। देशबंधु दीक्षित जी, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से वायदों की ये कहें कि झड़ी लगा दी है, अन्नपूर्णा योजना का जिक्र किया गया है कि अन्नपूर्णा योजना के तहत कैंटीन खोली जाएंगी, लोगों को सस्ता खाना मिलेगा। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में जब
आपकी सरकार बनी थी 2017 में, उसके बाद भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया था और अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत की थी। और तब ये कहा जा रहा था कि जिस तरीके से लोगों को खाने के, जो गरीब मजदूर हैं उनको दिक्कत होती है, महंगे क्योंकि वो ग्रामीण क्षेत्रों से जब शहरों में आते हैं काम करने के लिए, तो उनके पास खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में पैसे नहीं हो पाते हैं और महंगा खाना होता है, इस वजह से उनका भरपेट भोजन हो नहीं पाता है। तो ये योगी आदित्यनाथ का कदम जो है वो सार्थक साबित होगा। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जब से ही इस योजना को लागू किया गया था, कितने लोगों को इसका लाभ मिला? और आज की स्थिति में अगर वर्तमान हालातों का जिक्र करें तो अन्नपूर्णा योजना की क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश में? एक बहुत अच्छी योजना थी और आप इसमें जानकारी के लिए बता दें, हमारी कोई भी ऐसी योजनाएं नहीं जो 24 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता के हित में नहीं। आप बताइए शौचालय, आप हम बताइए जिससे हमने, हमारी सरकार ने इज्जत घर का नाम 55 वर्ष में और भी सरकारें रही। बताइए एक महिला को दिन के, रात के अंधेरे या दिन के उजाले में अपनी इज्जत बचाने के लिए रात के अंधेरे में शौच को जाना पड़ता, और चाहे उज्ज्वला योजना द्वारा गैस देने की बात है, पर हमारी कोई भी ऐसी योजना हो, या आपने देखा होगा ये वैश्विक महामारी में चाहे अप्रवासी भारतीय और जो भी लोग आए तो भोजन का संकट, आज हमने देखिए महामारी में भी सबके भोजन की व्यवस्था, जीवन और जीविका दोनों की व्यवस्था करते हुए निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास। और वही की सरकार देखी, मतलब आप बताइए हमारे वैज्ञानिकों का इन्होंने कितना अपमान किया कि जो की अथक मेहनत वैक्सीन बनाई उसको बोलते हैं भाजपा की वैक्सीन। 3 तलाक के मुद्दे पे आप बताइए कितना विवादास्पद था, किसी भी लड़की से आप शादी करके उसे छोड़ दे, सोचिए उसका जीवन कितना दुरुस्त और दुष्कर होगा। लेकिन यह भी विवादित मुद्दा हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री ने कितने सुलझा कर, कितनी बेबस मुस्लिम महिलाओं बहनों निराकरण किया। और उसके अलावा भी चाहे स्वास्थ्य का मुद्दा हो, चाहे किसान की योजनाएं, हर मुद्दे को एक एक कर और इनकी बुआ बबुआ की सरकार हो। इससे पहले भी देखिए महागठबंधन 2 राजकुमार चले, केवल प्रदेश को लूटने खसोटने का काम किया। यहाँ तक कि श्रद्धेय मुख्यमंत्री ने देखिए 2000 करोड़ से ज्यादा बुलडोजर चलाकर अघोषित संपत्ति पर लोक कल्याण हित के लिए 82 लाख लोगों के लिए भवन, हॉस्पिटल इत्यादि आदि बनवाने के लिए काम किया, ताकि जनता का पैसा जनता के ही काम। देखिए खसोट, जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद और सबसे बड़ी बात परिवारवाद की बढ़ोतरी की। ये जो क्षेत्रीय पार्टियों की परिकल्पना है, अब उत्तर प्रदेश जो है ऊब चुका है। और देखिए महागठबंधन का कभी इससे गठबंधन हो और हमारे वोट प्रतिशत देख लीजिए, 50% से जनता जनार्दन ने हमारे किए गए कार्यों पर विजयश्री लगाकर अपना आशीर्वाद प्रदान किया है। और 10 वर्ष को पुनः देखिए, हमारे लोक कल्याण हित की जो सारी योजनाएं गृह मंत्री ने कही है उसका अक्षरशः पालन करेंगे। और जो हमने कहा है कि पूर्व में किया है और आगे भी करेंगे, उसी मूल मंत्र के साथ हम फिर देखिएगा 10 वर्ष को फिर से विजयश्री पाकर श्रद्धेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अपनी विकास की योजनाओं को और तेज गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है देशबंधु दीक्षित जी, जो हमने कहा, हमने पूछा, आपने सारी योजनाओं को गिना दिया, तमाम सारे किए गए कामों को गिना दिया भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा, लेकिन हमने ये कहा कि जिस तरीके से अन्नपूर्णा योजना का जिक्र किया गया था वर्तमान की आपकी सरकार में ही किया गया था। 3 रुपए में नाश्ता और 5 रुपए में भोजन करने का वायदा किया गया था कि आप दोपहर का भोजन या रात का भोजन 5 रुपए में कर सकते हैं, 3 रुपए का नाश्ता कर सकते हैं, जो कि वास्तव में बेहद अकल्पनीय था। और ये कहा गया था कि उच्च गुणवत्ता के साथ आपको भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इसकी वर्तमान में स्थिति क्या है, हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे।
देखिए, जब वैश्विक महामारी ये कोई पूछ के नहीं आती, इस दौरान भी सर्वेश्वर पाठक भी सहमत होंगे, आप या बंधु भी सहमत होंगे कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों में 80 से ज्यादा % लोग, जो चाहे अप्रवासी भारतीय हो, चाहे मनरेगा के तहत कार्य करने वाले मजदूर हो, उनके लिए भोजन, चाहे 5 किलो गेहूं हो, चाहे आटा हो, चाहे दावल हो, उनके लिए प्राथमिकता से बंटवाया और हमारे एक एक कार्यकर्ता ने उनकी मदद। लेकिन इनकी सरकार केवल कमरे में बैठकर ट्विटर खेलने का काम। देखिए, किसी पर आरोप और जो पूर्णा योजना की बात है, तो आज भी हम भोजन की व्यवस्था सबके लिए कर रहे हैं और रोजी और घर या जो 3 आवश्यकताएं मनुष्य की होती है, वो हमारी सरकार सबके लिए करेगी। इस बात का मैं आपको और आपके मीडिया चैनल के समस्त सुनने वालों को आश्वासन। ठीक है, आश्वस्त करते हैं। अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। सर्वेश्वर जी, जवाब मिला नहीं मुझे। सरकार ने ये वायदा किया था कि 275 से ज़्यादा कैंटीन खोली जाएंगे उत्तर प्रदेश में, और जिसमें बेहद कम मूल्य में लोगों को भोजन मिलेगा। उस दौरान भी जब ये बातें कही गई थी तो ये माना जा रहा था कि ये वास्तव में बिल्कुल अकल्पनीय है कि 3 रुपए में नाश्ता और 5 रुपए में भोजन, और वो भी क्वालिटी के साथ। लेकिन सरकार ने कहा कि हम करके दिखाएंगे, और ये योजना के तहत पूरे राज्य में स्थापित किए जाने की योजना है कैंटीन की, कहा गया था। और इसके अलावा गाजियाबाद, गोरखपुर, लखनऊ और कानपुर में भी रेस्टोरेंट खोलने का जिक्र किया गया, और इसमें तमाम सारी चीज़ें कही गई कि उत्तर भारतीय से क्षेत्रीय आधारित खाद्य पदार्थ नाश्ते के लिए और साथ ही लाभार्थियों के लिए दोपहर के भोजन के लिए पेश किए जाएंगे। इडली, सांभर, कचौड़ी, ब्रेड पकौड़ा जैसे तमाम सारे खाद्य पदार्थों और सुबह नाश्ते के रूप में देने की बात कही गई इन्हें। और इसके साथ ही ये भी कहा गया कि किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, रोटियां, दाल, मतलब जो भी उच्च गुणवत्ता के भोजन हो सकता है वो आपको मिलेगा। स्थिति हमने तो कहीं नहीं देखी है, कानपुर में हो, चाहे गोरखपुर में हो, चाहे लखनऊ में हो, हमने भ्रमण किया है इन शहरों का, हमें तो ऐसी कैंटीन कहीं नजर आई नहीं अभी तक। देखिए योगेश जी, अभी मेरे को भी इसके बारे में कि अगर उन्होंने पिछले समय में बहुत ही अच्छा ये योजना का भी उन्होंने घोषणा की थी, और जो आपने कहा अकल्पनीय लगता है, ये अकल्पनीय नहीं है। बीजेपी के ही एक MP है दिल्ली से, गौतम गंभीर जी, वो अपने क्षेत्र में, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में मात्र 2 रुपए या 1 रुपए में ऐसी पौष्टिक मतलब भोजन की थाली दे रहे हैं, और लोग जो है जनरल पब्लिक या लेबर क्लास या कोई भी, वो खुद भी समय समय पे उस सेंटर का दौरा करते हैं और वहां पे खुद भी भोजन करते हैं, कि जिससे ये ना संदेश जाए कि जो मतलब यहाँ के भोजन की क्वालिटी खराब होती है या होती है, या अगर इच्छा शक्ति हो तो ये कर सकते हैं। लेकिन हाँ, पिछला स्टेटस क्या है उस अन्नपूर्णा योजना का, कितने जिलों में शुरुआत की गई, दिसंबर 2020 में ये बातें कही गई थी। सर्वेश्वर जी, आप देख लीजिएगा, पुरानी खबरें अभी होंगी, पड़ी होंगी, गूगल पे आप सर्च मारिएगा। दिसंबर 2020 में सारे वायदे किए गए थे बीजेपी की सरकार द्वारा। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि उसमें सब कुछ का ब्यौरा दिया गया था। जैसे आपने बोला ब्रेकफास्ट कम मिलेगा, लंच कम मिलेगा, इस सब चीजों का ब्यौरा दिया गया था। अगर फिर से बीजेपी अपनी घोषणा पत्र में ला रही है और अगर उस पर क्रियान्वयन नहीं हुआ है तो इनको सबसे पहले इस योजना को करना पड़ेगा, क्योंकि यह एकमात्र इच्छा शक्ति की कमी दिखी है, या अगर चल रहे होंगे, मेरे को भी अभी पता नहीं है कि किस डिस्ट्रिक्ट में और कितनी योजना अभी ऐसे कार्यान्वित है और लोग उसका जनरल पब्लिक जो है, जो लेबर क्लास के और जो नीडी पीपल है, उनको ये लाभ मिल रहा है। और हाँ, इन्होंने कोरोना में और अभी तक राशन बांटे, वो सभी को मिला, इवन नमक से लेके तेल तक इन्होंने बांटा, वो मिला है। लेकिन ये जो अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत पहले हुई, उसका क्या स्टेटस है, और अभी जो इन्होंने फिर से अपने 130 भागों में घोषणा किया है, तो आने वाले समय में क्या वो मूर्त रूप दे पाएंगे, इस पे सचमुच बात करने की जरूरत है। और मेरे को लगता है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो इस योजना को कार्यान्वित किया जा सकता है।
सर्वेश्वर जी, दूसरी तरफ ये देखा जाए कि मैनिफेस्टो में किसानों को खास तौर पर तरजीह दी गई है, और क्योंकि किसानों को बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ है, जिस तरीके से 3 कृषि कानून को लेकर के लगातार सालों तक धरना चलता रहा किसानों के द्वारा, और जगह जगह आंदोलन प्रदर्शन भी देखे गए, उग्र रूप भी देखने को मिला किसानों का। ऐसे में ये अभी तक कहा जा रहा है कि किसानों की नाराजगी दरअसल भारतीय जनता पार्टी से गई नहीं है। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ये बातें कही हैं कि अगर सत्ता में आती है एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी, तो किसानों की सिंचाई के लिए बिजली पूरी तरीके से मुफ्त कर दी जाएगी, और तमाम सारे वायदे किए गए हैं। कुछ विशेष फसलों का जिक्र किया गया है जिस पे एमएसपी लागू करने की बात कही गई है। ऐसे में क्या लगता है कि ये जो किसानों से वायदे किए गए हैं, किसानों के हित के लिए जो मुद्दे रखे गए हैं, ये किसानों की नाराजगी को खत्म कर पाएंगे? देखिए, किसानों की नाराजगी जो कहते हैं, तो जब से देश हमारा आजाद हुआ तब से किसान उपेक्षित रहा है, और बड़ी बड़ी पार्टियां जिसने 50-60 सालों देश में शासन किया, उनके राज्य के और उनके शासनकाल में, अभी भी 7 साल पहले यूपीए का शासन था, उसमें भी लाखों किसानों ने आत्महत्या की। लेकिन अभी चूंकि सर्वेश्वर जी, वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।